तो कक्षा 10 भौतिकी में आज हम लोग विद्युत जनित के बारे में पढ़े थे। क्योंकि पिछले क्लासेस में हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम बताए हैं, फैराडे का, और राइट हैंड रूल बताए हैं फ्लेमिंग का। तो प्रेरण के सिद्धांत पर ही हमारा जनरेटर काम करता है। आइए पहले जाने जनरेटर क्या है। जनित, हिंदी में जिसको जनित कहते हैं, इंग्लिश जनरेटर कहते हैं। तो देखिए, जनरेटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनरेटर जो है तेल से चलता है। इंजन तेल से चल करके जनरेटर अल्टरनेटर को घुमाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिक जो जनरेट होती है, पैदा होती है। तो यानी जो तेल की यांत्रिक ऊर्जा है, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल जिससे आप चलाते हैं, तो इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसी यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अब तेल की यांत्रिक ऊर्जा इंजन को मिलती है और वह इंजन स्टार्ट हो करके अल्टरनेटर को घुमाता है। जैसे कि आप प्रेरण के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जब किसी आर्मेचर को, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो वहाँ से जो है बिजली पैदा होती है, आप इसको जानते हैं। तो इंजन का वही काम है कि वह उस अल्टरनेटर में जो आर्मेचर कुंडली हो उसको घुमाना है। जब वो घूमेगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा वहाँ से पैदा हो जाएगी। तो आइए, तो विद्युत जनित्र में आप जैसे कि जानते हैं, धारा दो प्रकार की होती है। पहला जो है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट है, एसी करंट। दूसरा जो है डीसी करंट है। तो इसी दोनों करंट के आधार पर एक जनरेटर जो है एसी करंट पैदा करता है, तो उसको हम एसी जनरेटर बोलते हैं, या जिसको प्रत्यावर्ती धारा जनित बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित। और दूसरा जो है डीसी करंट पैदा करेगा, तो डीसी की हिंदी होती है दिष्ट धारा जनित। तो इन दोनों करंट के आधार पर हमारे जनरेटर दो प्रकार के हुए, एक जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित, दूसरा जो है दिष्ट धारा जनित। तो इसमें आइए हम, यह दोनों जो है वही जो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित हैं, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित हैं। तो आइए हम एसी करंट जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों में ज़रा अंतर देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एसी करंट वह करंट है जिसमें धारा की दिशा समय के अनुसार बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, वो एसी करंट कही जाती है। और जिसमें धारा की दिशा समय के हिसाब से नियत रहती है, वह डीसी करंट कहा जाता है। तो इसलिए जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा, उसमें हर क्षण धारा की दिशा बदलेगी और समय के हिसाब से। आइए, इसी के आधार पर अब एसी जनरेटर बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में संरचना पहले अंतर देखते हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली हम रख करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो आइए पहले इसकी, और दूसरा जो है बनाते हैं, क्योंकि दोनों है इसमें। तो हमको चित्र से ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ साउथ हुआ, और आर्मेचर कुंडली इसमें भी नॉर्थ साउथ है, आर्मेचर कुंडली है। बस अंतर हम दोनों चित्रों में देख रहे हैं कि इसमें जो है ये युक्त, जिसको हम विभक्त वलय कहते हैं, इसको विभक्त वलय बोलते हैं। और देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो ये सर्पी वलय कहे जाते हैं, सर्पी वलय। बस अंतर केवल इसी में है। और ये ब्रूस कहा जाता है, ये ब्रूस हैं। तो दोनों जनरेटर में बस यही इतना अंतर है कि जो सर्पी वलय होगा एसी करंट पैदा करेगा, और जो विभक्त वलय वाला जनरेटर है डीसी करंट पैदा करेगा। बस अंतर केवल इतना है। लेकिन इतने अंतर से इन दोनों धाराओं में कैसे परिवर्तन हो रहा है, आइए इसको देखते हैं। पहले एसी जनरेटर में हम चलते हैं। एसी जनरेटर
तो इसमें सर्फी वाले लगाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली स्थित है, जिसके दोनों सिरे आपके सर्फी वाले से जोड़े गए हैं। और सर्फी वाले का संबंध बुश से होता है और बुश का संबंध जो है बाह्य परिपथ से होता है, जिसमें हमको सप्लाई देनी होती है। तो ये ब्रुश है, ये दोनों ब्रुश हैं। तो आर्मेचर कुंडली है। अब इसमें आइए देखते हैं, जैसे कि आप सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, पहले इसके सिद्धांत मानते हैं। आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके तेज़ी से घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है, आइए इसको पहले देखते हैं। तो घुमाने से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होंगी। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यह है, उसमें आर्मेचर कुंडली ऐसे स्थित है। आर्मेचर कुंडली को आप घुमा रहे हैं तो आप देखते हैं जब ऐसी स्थिति में होगा, कुंडली हमारी यही है, दाहिने हाथ जो कुंडली है, और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा है। जब ऐसी स्थिति होगी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर कुंडली का तल का लंब यानी इस हमारे हाथ के लंब जो होगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में होगा। तो इसलिए तल का लंब और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। ऐसी स्थिति है, तल का लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ध्यान से इसको आप समझें कैसे। जैसे तल का लंब, तल है यह, इसका लंब इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है। तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसलिए यह चुंबकीय तल, जब तल के लंब हमारी बल रेखाएँ होगी, इस समय यह कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। और जब यही कुंडली घूम करके ऐसे से ऐसी स्थिति में आ जाएगी तो कुंडली का तल का लंब ऊपर की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र वही है। ऐसी स्थिति में थीटा जो है 90 अंश हो जाएगा। ये इसको देखते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, तल का लंब इधर होगा क्योंकि ऊपर की ओर दर्शाया गया है ऐसे, तो यह कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इस कोण में परिवर्तन करते हैं। तभी आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, एक सूत्र पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के लिए, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। इसमें थीटा यही जो कोण है जो बदल रहा है, इसमें इस स्थिति में 0 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री हो गया। ऐसे ऐसे और घुमाते जाएंगे तो 90 से ज़्यादा होगा और 180 तक पहुँचेगा। फिर 180 से अधिक होते हुए फिर जो है 360 पाएगा। फिर कुंडली जो है अपना एक चक्कर करके फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। जैसे कि आप जानते हैं पूरा चक्कर घूमने में 360 डिग्री का कोण तय करना पड़ता है। इसलिए जब 0 से चलेगी 90 होगी, 90 से फिर घूमेगी 180 होगी, फिर 180 से फिर घूमेगी 270 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 360 पा जाए, कुंडली अपने स्थान पर आ जाएगी जहाँ पहले थी। ऐसी स्थिति में वही एक चक्कर अपना पूरा कर लेगी। एक चक्कर पूरा करने में आपने देखा कि जो कोण था वह 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री हुआ। ऐसी स्थिति में एक चक्कर पूरा हुआ। अब यहाँ पर थीटा वही कोण है, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल के लंब के बीच का कोण है। तो इसलिए थीटा पर ध्यान देंगे आप। थीटा जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होगा, अर्थात कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश कोण बनाएगा, इस स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है। तो जब cos 0 डिग्री का मान रखेंगे तो आप जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, अधिकतम मान इसका 1 है। ऐसी स्थिति में फाई का मान BA होगा। और जब यही कोण ऐसी स्थिति में कुंडली आएगी तब यही थीटा बढ़ के 90 अंश होगा, तो cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1 से 0 हो गया। ये फाई का मान की बात हम कर रहे हैं। BA उसमें मल्टीप्लाई के रूप में है, इंटू BA रहेगा, इसके साथ में इंटू BA रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा BA से 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसमें फाई में। पहले BA था, बाद में 0 हो गया। फिर और बढ़ते बढ़ते अब जब आप जानते हैं कि जब कोण 90 अंश से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में cos का मान जो ऋणात्मक होने लगता है, आप जानते हैं इसको। तो 0 से 90 में धनात्मक होता है, फिर 90 से 180 में ऋणात्मक हो जाता है। तो फिर जो है जब 180 से अधिक होगा 270 तक ऋणात्मक रहता है और 270 से 360 के बीच धनात्मक हो जाता है। तो ये धनात्मक होगा, ये दोनों ऋणात्मक में, ये धनात्मक में। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं धनात्मक से 0 हुआ, फिर ऋणात्मक हुआ, फिर ऋणात्मक के बाद चूँकि जानते हैं cos 180 उसका -1 होता है, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर जो है जब 270 पहुँच 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। 1 से 0 होगा, 0 से -1 होगा, फिर -1 बढ़ के 0 होगा, फिर 0 से बढ़कर 1 होगा।
तो यही परिवर्तन हमारे कास थीटा में होता है। अब जब इसमें परिवर्तन होता है तो फ्लक्स का मान जो है निरंतर बदलता रहता है। इसलिए जब फ्लक्स में परिवर्तन लगातार होता रहेगा तो चूँकि आप पढ़ चुके हैं, जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब रही बात कि इसकी दिशा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो चूँकि यहाँ पर सर्पी वाला लगा हुआ है, अब आइए ध्यान से इसको हम समझते हैं। जब कुंडली का तल पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के लंब की स्थिति में लेते हैं या लंबवत स्थिति लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब कुंडली होगी तो ऐसी स्थिति में कास 90 का मान 0 होगा। तो फिर जब ये घूमना शुरू करेगा ऐसे तो कोण जो है 0 डिग्री पाएगा 90 से। ऐसी स्थिति में लंबवत था, फिर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो 0 डिग्री होगा, फिर 0 से बढ़कर 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये उसके मान में परिवर्तन है। लेकिन आइए दिशा का देखते हैं जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्लियर होगा। इसमें आप जानते हैं कि जो अंगूठा होगा गति की दिशा को व्यक्त करता है, जो तर्जनी उंगली होगी अंगूठे के पास उंगली हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा होगी वह उसमें प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इसी सिद्धांत पर आइए देखते हैं। तो चूँकि हम इसमें जैसे जब आप ये तल नीचे की ओर जाएगा तो अंगूठा जो है गति की दिशा को दिखाता है। जब यह पार्ट नीचे जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो इसमें धारा नीचे की ओर पैदा होगी। तो कहने का मतलब जब हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो अब इस कुंडली में हम इसका कुंडली का नाम ABCD रखते हैं। अब दिशा पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जब AB वाला पार्ट कुंडली का नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि अंगूठा की दिशा यही गति की दिशा को बताता है, जब ये पार्ट नीचे जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा जो है नीचे की ओर होगी, तो इसलिए AB में धारा नीचे की ओर बहेगी। अब चूँकि यह नीचे जा रहा है तो ये वाला पार्ट CD वाला पार्ट ऊपर आएगा, इसमें इसकी विपरीत दिशा होगी। तो ऐसे जो है ऊपर आएगा तो इसमें धारक दिशा ऊपर की ओर होगी, ऐसे होगी। कहने मतलब धारा ऐसे जो है आएगी और ऐसे जो है अपना पूरा एक साइकिल पूरा करेगी। तो यह बात जब कुंडली को हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, तो ऐसी स्थिति के लिए है। जब आधा चक्कर घूम लेगी कुंडली तो AB वाला पार्ट CD का स्थान पहुंचेगा। तो जब AB वाला पार्ट CD का स्थान पहुंचेगा, जो AB में धारा नीचे की ओर जा रही थी वही जब CD का स्थान पहुंचेगा, धारक दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। इसलिए AB में जब इस स्थिति में AB था, इधर था, तो धारक दिशा नीचे की ओर, जब यही AB वाला पार्ट उधर पहुंचेगा धारक दिशा ऊपर की ओर हो जाती है। इस प्रकार से आधे चक्र के बाद धारक दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार धारक दिशा निरंतर जो है बदलती रहती है। अब इसको बदलते रहना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सर्पी वलय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है बीच हमेशा जुड़ा रहेगा और CD वाला पार्ट जा करके दूसरे वलय से जुड़ेगा। मान लीजिए C1 C2 दो वलय हैं और यह B1 बुश है, B2 बुश है, तो यह C1 जुड़ा रहेगा। इसलिए हमेशा इसमें जब इधर रहेगी धारक दिशा नीचे की ओर होगी, जब ये इधर जाएगा तो इसमें धारक दिशा होगी इधर। कहने मतलब एक बार धारक दिशा इसमें इधर होगी, फिर जब ये भी उधर चला जाएगा धारक दिशा इधर हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें धारक दिशा जो है निरंतर बदलती रहती है। और हमारे बाह्य परिपथ में क्योंकि इसी जुड़ा हुआ है, इसलिए बाह्य परिपथ में धारक दिशा हर आधे चक्र के बाद बदलती रहती है। इसलिए जो इससे धारा पैदा होगी हमारे बाह्य परिपथ में, वह जो है AC करंट पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से AC जनरेटर के बारे में आपने देखा कि कैसे इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, धारा पैदा हो रही है। और उसमें एक धारा की दिशा के आधार पर आपने कैसे जाना कि ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो इस प्रकार से इतना आप तैयार करेंगे। अब दूसरी जो आपने दिश धारा जनित के बारे में आपको हम बताए हैं, इसका डिटेल्स जो है हम कल आपको बताएंगे, संरचना इसकी और यह कैसे कार्य करता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।